हेलो डियर टीचर्स एंड लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आपकी यूपी टेट पेपर की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, जो कि है 2, 3 और 4 जुलाई। इन तीनों डेट्स में से किसी भी एक दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है और इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल। सो आई होप आप सबने फॉर्म फिल कर दिया और होगा, और अगर नहीं किया है तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसको फिल कर दीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी और बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के PYQs हैं ये। और ये 23 जनवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ था, ये उसके PYQs हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कि कोहलर इनमें से किनमें किससे संबंधित है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि कोहलर की थ्योरी क्या थी और कोहलर थे कौन एक्चुअली। सो कोहलर जो थे, उन्होंने बेसिकली लर्निंग बाय इंसाइट की थ्योरी दी थी। इंसाइट लर्निंग की थ्योरी कहते हैं इसे, लर्निंग बाय इंसाइट। अब इंसाइट क्या है? इंसाइट का मतलब है बेसिकली सूझ। सूझ मतलब सडन सॉल्यूशन। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम से टैकल कर रहे होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चलते रहते हैं। हम माइंड में ही अपने मन ही मन में सोचते रहते हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हमें अचानक से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उस अचानक वाले मोमेंट को उन्होंने बोला था आहा मोमेंट, या फिर यूरेका मोमेंट। यूरेका, आपको पता होगा कि जो साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उनको उनको अपैरेंट वेट फाइंड आउट करना था, और उनको अचानक से अपने बाथटब में उसका सॉल्यूशन मिला, तो फिर वो यूरेका यूरेका कहते हुए अपने सिटी में ऐसे ही चलते गए। तो इसलिए इसको यूरेका मोमेंट कहते हैं। कोलन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं कि इन्होंने सुल्तान नेम के चिंपैंजी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने उसको कई तरीके के प्रॉब्लम्स दिए थे, लाइक उसको बनाना लेना था, और इन्होंने उसको कई सारे कॉम्बिनेशन दिए थे, जैसे कि कुछ बॉक्सेस दे दिए, कभी स्टिक दे दिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो हर बार उसका सोल्यूशन निकाल ही ले रहा है। और इनको जस्टार्टिज्म से भी जोड़ करके देखा जाता है। ये जस्टार्टिज्म के फॉलोवर थे। जस्टार्टिज्म क्या कहता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं, परसेप्शन एज अ होल। कि हम किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में नहीं देखते, परसेप्शन एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका अभी यूपी टेट का एग्जाम है, तो हम यूपी टेट को एज अ होल देखेंगे, ना कि हम इसको ये देखेंगे कि मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और इसमें मेन जो इसमें रोल होता है, वो होता है थिंकिंग, परसेप्शन और रीजनिंग का। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टेंट्स आर। सो मैकडूगल ने भी अपनी थ्योरी दी थी, और इनकी थ्योरी का नाम था इंस्टिंक्ट थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि कोई भी जो हम कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल या डिजायर होता है जो कि हमें अचीव करना चाहते हैं। इन्होंने इसमें मोटिवेशन का बहुत ही प्रायर रोल माना था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना था इन्होंने मोटिवेशन। और इन्होंने अपनी थ्योरी में 40 इंस्टेंट्स को दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था? एलेक्स एस ऑसबॉर्न ने। इसमें बच्चों को स्पेशल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और उसके डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि अब जब अलग अलग बच्चों को प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, तो हर बच्चा अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आंसर्स देगा। ये आपका ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कन्वर्जन और एक होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जन का मतलब होता है कोई भी चीज़ से एक ही पॉइंट पर आना, कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम है तो उसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, और इसको हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? इसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट।
जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमने जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं मोस्टली हमने उनको कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट कर रखा है, क्योंकि उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो प्राइमरीली कुछ एक अलग अलग एनिमल्स पे परफॉर्म किए थे और फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि डॉग डॉग किससे एसोसिएटेड है, तो आई थिंक हम सबको पता होगा कि डॉग जो था उसके ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, पावलो। पावलो ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर। फिर आते हैं हमारे कोलर, अभी हमने डिस्कस किया कि कोलर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, चिंप्स के ऊपर, चिंपैंजी को शॉर्ट में चिंप भी बोल देते हैं और इन्होंने भाई अपनी इनसाइट लर्निंग वाली थ्योरी दी थी, इनसाइट लर्निंग। फिर आते हैं हमारे स्किनर साहब, स्किनर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एक रैट और एक पिजन, इन्होंने इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और फिर इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशन की। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि स्किनर ने जो दिया था वो ऑपरेंट कंडीशन दिया था और जो पावलोव ने दिया था उन्होंने क्लासिकल कंडीशन में दिया था, तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है फोर्थ, पावलोव। डॉग के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं और एक चौथा इसका जो कंपोनेंट होता है, एक तो है ओरिजिनलिटी, एक है फ्लेक्सिबिलिटी और एक है फ्लो। और इसी के साथ हमारा जो चौथा इसका कंपोनेंट हो जाता है, ये होता है इलेबोरेशन। तो ये हमारे फोर कंपोनेंट्स किसके हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारे क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो एंड इलेबोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉम्बैट इज इंस्टिंक्ट, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमोशन। तो कॉम्बैट हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा था, मैकगूगल ने अपनी इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी। तो इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, हमारे अंदर के मतलब क्या बोलते हैं हमें, डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके से हम कह सकते हैं। कॉम्बैट क्या है हमारा, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि हम जब कोई भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम उससे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। और ये कॉम्बैट जो है इसको हम ऑपोजिट ऑफ एस्केप भी बोल सकते हैं। एस्केप का मतलब क्या है, बच के निकल जाना, और कॉम्बैट का मतलब क्या है, टू फाइट। ठीक है, तो कॉम्बैट क्या है, एक टाइप का इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज factors affecting the social development of children are economic elements, hereditary elements, physical elements, social environment elements। देखिए यहाँ पे हमसे सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूछे। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी हम सोसाइटी में जो हमारा एज अ सोशल बीइंग क्या कैसा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वी ऑल नो ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग। तो सोशल डेवलपमेंट में हम एक बार इकोनॉमिक एलिमेंट्स का रोल मान सकते हैं, लेकिन हेरिडिटरी एलिमेंट्स नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिजिकल एलिमेंट्स का भी कोई ऐसा रोल है नहीं सोशल डेवलपमेंट में। तो इकोनॉमिक एलिमेंट्स और सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स भी हम दोनों का रोल मान सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो हमारा कौन सा प्राइमरी लॉ है फिजिकल डेवलपमेंट का, प्राइमरी लॉ जो है वो हमारा लॉ ऑफ रैपिड ग्रोइंग। ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब हमसे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पूछा था, तो हमारी कुछ थ्योरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, और उसमें हमारा थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म मेथड पैटर्न आता है, थ्योरी ऑफ इंटररिलेशन आता है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ आता है, लेकिन थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा था कंडीशन रिफ्लेक्स की थ्योरी किसने दी थी, इवान पी पावलोव ने। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, डॉग्स के ऊपर, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कंडीशन रिफ्लेक्स की। तो हमारा जो बेस्ट सही ऑप्शन हो जाता है वो होता है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स की। नॉट पूछा है ना, तो हमसे थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है हरलॉक ने। हरलॉक हमारी, हरलॉक एक लेडी है, मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता था कि हरलॉक एक्चुअली है कौन, तो उनका पूरा नाम था एलिजाबेथ हरलॉक। ठीक है, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, और थ्योरीज है। हाँ, और इनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट एक और है, ये तो जो है वो है, इन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला था कि डेवलपमेंट इज अ
result of both heredity and environment। तो ये भी एक इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है हाँ। नेक्स्ट वी हैव गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पर जब हम कोई भी हमारे सामने कोई भी नई प्रॉब्लम या फिर कोई भी नया एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है तो हम उसके बारे में जो अपने माइंड में उसकी एक इमेज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, ये पास्ट एक्सपीरियंस ये पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, ये हमारी मेमोरी पे बेस्ड होता है। ऑब्वियसली जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को रिवाइंड करेंगे तो हमारी मेमोरी में भी सेव होगा, तभी हम इसको जज कर पाएंगे। ठीक है, और ये सेंसेशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा परसेप्शन हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है हु हैज प्रोवाइडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। अभी हमने एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, जब हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर किसने किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कैट्स के ऊपर। ठीक है, तो पता ही नहीं पोलर ने पोलर ने इनसाइट लर्निंग दी थी, है ना, लर्निंग बाय इनसाइट। पावलोव ने कंडीशन रिफ्लेक्स दिया था, कंडीशन रिफ्लेक्स, या फिर इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है परसेप्शन एज अ होल, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये परसेप्शन, और ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें लिमिट्स याद करनी होंगी, इसके जितने भी रेंज होते हैं IQ के। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 90 to 109। ये क्या है, ये हमारा एवरेज IQ है। 90 to 109, जिसका भी IQ 90 और 109 के बीच में होगा उसको हम एवरेज पर्सन बोलेंगे। ठीक है, और भी जितने भी ऑप्शन है ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 70 to 79 जो होता है वो हमारा उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, मतलब कि यहाँ तक हम किसी भी पर्सन को विद इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर 70 से लेस देन 70, अगर उनका IQ लेस देन 70 अगर आता है तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। मतलब कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है अगर उनका IQ 70 से कम आता है। ठीक है, 70 हमारी लोअर लिमिट है। फिर 80 to 89 वाले जो है उनको बोलते हैं बिलो एवरेज। ठीक है, 110 to 114 कोई रेंज नहीं होती है, 119 तक होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 90 to 109। ठीक है, फिर 14 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया, ऑल्दो इसका नाम फ्लूइड मोज़ैक नहीं होना चाहिए, ये हम मेम्ब्रेन बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मोज़ैक से बेटर वर्ड होगा फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड मॉडल, क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, ये किसने दिया है, ये कैटल ने दिया है। इनका क्या कहना था कि हमारी दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है फ्लूइड और एक होती है क्रिस्टलाइज्ड। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका ये मानना था कि जो भी फ्लूइड मेमोरी होती है वो हम विदाउट प्रायर लर्निंग, वो हमारी विदाउट प्रायर लर्निंग बनती है, कि नो प्रायर लर्निंग, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इसको सीखते जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी एजुकेशन का कोई रोल होता है, नो रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता है, लाइक हम जो बचपन से जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं और जो भी हम अपने परसेप्शन बनाते हैं वो इसमें सेम होती है। उसको उन्होंने कौन सी मेमोरी बोली थी, उसको उन्होंने फ्लूइड मेमोरी बोली थी। ठीक है, और क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी क्या होती है, क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी में इन्होंने बोला था कि इसमें हम एजुकेशन का रोल होता है, इसमें हम अपनी नॉलेज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारी क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी होती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में हमारे ऑलमोस्ट मोर देन हाफ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी थ्योरी है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आप सबको पता है कि किसकी थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स और पिजन्स के ऊपर, और फिर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, फिर हमारे जो हल है, हल ने भी एक थ्योरी दी थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी।
ड्राई रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक को भी आपको पता है, थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, कैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, आप जितनी बार इसको रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आई थिंक हम सबको पता होगा, हम सब ने बीएड में और या फिर अपने जो भी हमने डिप्लोमा किया है अपना एजुकेशन का, तो उसमें हम सब ने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं और इसमें हम सब कुछ इसमें लिखते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे। सो दैट इज अ ब्लूप्रिंट, और इसमें यूज होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। फिर आता है हमारा 17 क्वेश्चन, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सो ये हमारे हैं पियाजे। इनको, ये पियाजे कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी में। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, पियाजे जो थे उनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इनकी थ्योरी मेनली क्या कहती थी, इन्होंने चिल्ड्रन के जो एजेस हैं उसको इन्होंने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला था, फर्स्ट था सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज ये था जीरो मतलब वही बर्थ टू 2 years। ठीक है, फिर सेकेंड जो था वो था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या था, 2 to 7 years। फिर थर्ड था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कौन से ईयर्स तक का था, 7 to 11 years। ठीक है, और जो फोर्थ था वो था फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन कौन से ईयर्स तक का था, 11+ years। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके इन सारे स्टेजेस की जो अलग अलग यूनिक इनकी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने बताई थी वो सब कुछ मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगी। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, सिर्फ पियाजे जो थे ये उन्होंने प्री ऑपरेशन स्टेज लिया था। बाकी जो हमारे ब्रूनर थे इन्होंने भी डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी दी थी। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। आप ये जस्ट रैंडम फैक्ट्स भी अगर याद रखेंगे ना तो भी आपकी चीज़ें ऐसे ही आधी चीज़ें ऐसे ही रिवाइज हो जाएंगी। फिर स्किनर फिर से आ गए। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। कोलर लाइफ इनसाइड थ्योरी, कोलर को तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, जब भी ऑपरेशनल स्टेज किसने हुआ था, पियाजे। फिर आता है MTPI। MBTI किसका टेस्ट है, MBTI टेस्ट यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। MBTI किसका टेस्ट है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनेसोटा। मिनेसोटा एक जगह है, आई थिंक यूएसए में। हाँ, मिनेसोटा मल्टी फेसेड पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आप बस इतना ही याद रखिए, उतना ही इनफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग के लिए। तो गाइडेंस भी ज़रूरी है, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, मैचुरेशन भी ज़रूरी है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है, बट सबसे ज़रूरी क्या है, आई थिंक मोटिवेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है आपका मोटिवेशन। क्योंकि जब मोटिवेशन ही नहीं होगा तो फिर कोई इंसान लर्न क्यों करेगा। हम लाइक हम सब सबके हैं टीचिंग एस्पायरेंट्स हैं, तो हमें कोई बोलने नहीं आता है कि आप पढ़ो पढ़ो। हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारे अंदर खुद से मोटिवेशन है। ये मोस्ट एसेंशियल है हमारी लर्निंग के लिए। एक पीरियड तक तो ठीक है, हमें कोई बाहर से मोटिवेट करता है, लेकिन वो भी तो एक मोटिवेशन ही है ना। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ इंटेंसिव मोड इज फ्रॉम। पीरियड ऑफ इंटेंसिव क्या होता है, शैशवावस्था इसको कहते हैं, फ्रॉम बर्थ टू शैशवकाल, बर्थ टू 2 years। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, द परसेप्शन ऑफ होल। क्योंकि कोलर क्या थे, ये जेस्टाल्टिज्म के फॉलोअर थे। उनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, जेस्टाल्टिज्म। और जेस्टाल्ट का मतलब ही होता है परसेप्शन एज अ होल।
गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, तो गेस्टाल्टिज्म का मतलब होता है परसेप्शन एज अ होल। ठीक है, तो इनकी थ्योरी क्या कहती थी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसको एज अ होल देखते हैं, उसको पार्ट्स में नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपोनेंटेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। 5 स्टेप सिस्टम किसने दिया था लेसन प्लानिंग का? हार्बर्ट ने दिया था। उनके कौन कौन से 5 स्टेप्स थे लेसन प्लानिंग के? ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं और सीरियल वाइज याद रखने हैं, क्योंकि वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फोर्थ स्टेप कौन सा है या फर्स्ट स्टेप कौन सा है। सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप था प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप एसोसिएशन। ठीक है, इसको कभी कभी कंपैरिजन भी बोल देते हैं। फोर्थ स्टेप जनरलाइजेशन। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है एप्लीकेशन। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो ये हमारे 5 स्टेप्स हो जाते हैं, 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग बाय हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स। बेस्ड ऑन ग्लैंड्स पर्सनालिटी को जो सबसे प्राइमरी जो सबसे पहले पर्सनालिटी के टाइप्स जो डिवाइड किए गए थे तो वो ग्लैंड्स के ऊपर डिवाइड किए गए थे। ये किसने दिया था? फ्रेशमैन ने दिया था। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स फ्रेशमैन ने दिए थे। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटपुट्स। ये किसका स्टेटमेंट है? क्रो एंड क्रो का। तो देखिए आपकी यूनिट में स्टेटमेंट्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट्स भी याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं कुछ कीवर्ड्स देख लेती हूँ कि लाइक ओरिजिनल आउटकम्स। तो ओरिजिनल आउटकम्स किसने बोला था? क्रोइन को। अब पूरा पूरा स्टेटमेंट तो लर्न करना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतने सारे आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप भी यही ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी आउट ऑफ द ब्लू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय। तो देखिए बी एफ स्किनर की जब भी बात आती है तो आप एक बात याद रखिए कि उन्होंने हमेशा री के ऊपर बात की थी। ठीक है, उनका कोई भी मतलब उनका ये कहना था कि अगर कोई भी हमें बिहेवियर चेंज लाना है तो वो हम किसके थ्रू लाते हैं? री के थ्रू। री का मतलब है किसी बिहेवियर को बार बार री करना, मतलब किसी भी तरीके से, जैसे प्रेज करके या फिर कोई कोई गिफ्ट्स वगैरह दे करके, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं। तो इसी को री कहा था उन्होंने। और उनका कहना था कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो बच्चों में इमिटेशन, यानी कि वो जब दूसरों को इमिटेट करते हैं, लाइक अपने बड़ों का या अपने जो उनके मेट्स हैं, उनके क्लासमेट्स हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनको इमिटेट करते हैं तो वो लैंग्वेज सीखते हैं। और जो उन्होंने इमिटेट किया है अगर उसको री किया जाता है, जैसे कि जब छोटे बच्चे जो भी स्टिल अभी उनकी डेवलपिंग है लैंग्वेज, तो जब वो कोई भी बात बोलते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो उसने पहला कोई वर्ड बोला तो उसको फिर जब वो पहला वर्ड बोलता है तो उसके पेरेंट्स या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसको क्लैपिंग करते हैं या कुछ। तो ये एक तरीका री है, बच्चे को पता चलता है कि हाँ ये जो मैंने काम किया ये सही है, तो फिर वो उसको दोबारा करने का ट्राई करता है। तो इसी को उन्होंने क्या बोला था? री। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो इसके थ्रू बढ़ाया जाता है, वो है इमिटेशन ऑफ री अकॉर्डिंग टू बेस। फिर ये वही वाला क्वेश्चन है, इससे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैकडूगल ने कितने इंस्टिंक्ट्स दिए, अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया कि 14 इंस्टिंक्ट्स किसने दिए। तो ये वही है, मैकडूगल ने दिए थे, उनकी इंस्टिंक्ट्स हुई थी जिसमें उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स दिए थे। ठीक है, फिर देखिए एक और आपका स्टेटमेंट आ गया। तो मैंने बोला ना कि स्टेटमेंट्स लर्न करना बहुत जरूरी है, तो आप कीवर्ड्स इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे अटेंशन के बारे में, कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस। ये किसने बोला था? ये थे डम्बल। तो अटेंशन, कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। तो ये किसने बोला? ये डम्बल ने बोला। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। फादर ऑफ यूजेनिक्स, सबसे पहले तो यूजेनिक्स क्या होती है? यूजेनिक्स का मतलब होता है कि जब हम सॉरी यूजेनिक्स का मतलब होता है कि पॉपुलेशन को नेक्स्ट है whose name is associated with father of eugenics। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन थे? हमारे फ्रांसिस गाल्टन थे। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है? कि पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट लाना। पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, यूजेनिक्स का मतलब सिंपली ये होता है, अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो। और इसके फादर कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मुझे भी बाद में पता चला कि जो गाल्टन है वो
डार्विन के कजिन थे। डार्विन आपको पता होगा, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज का की थ्योरी दी थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर 29 क्वेश्चन है, which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 years? हिंदी और 12 टू 16 ईयर्स, डॉक्टर एस जलोटा, इन्होंने जो टेस्ट दिया था वो था जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और ये देखिए ये हिंदी में था, तो ये एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली इंडियन चिल्ड्रन के लिए था। ये बात आप याद रख सकते हैं, इंडियन चिल्ड्रन की मतलब उनके फैमिली बैकग्राउंड और उनकी सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रख करके ये वाला टेस्ट डिजाइन किया गया था, और ये स्पेशली हिंदी में ही था। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का और इस वाले पेपर का, वो है हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की भी काफी सारी थ्योरी है, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था। ये स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस क्या है, उसके टू फैक्टर्स होते हैं, सॉरी तो दो टाइप्स नहीं होते, दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है जनरल फैक्टर और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। अब जनरल फैक्टर में क्या चीजें हैं, जैसे कि जो ओवरऑल चीजें होती हैं, जो भी हम रेगुलर डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं अपनी रेगुलर डे में, जो भी हम जिन भी चीजों से टैकल करते हैं, तो उसमें हम अपना इंटेलिजेंस का कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, जनरल फैक्टर। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्पेसिफिक है, यानी ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मैथ्स करते हैं तो हम मैथ्स में अपना पर्टिकुलर मैथ्स वाला ही एबिलिटी यूज करेंगे, उसमें हम कोई अपनी वर्बल वोकेबलरी या फिर कुछ ऐसा यूज नहीं करेंगे। और जब हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, तो फिर जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अपना मैथ्स वाली एबिलिटी नहीं यूज करेंगे। तो ये स्पेसिफिक हो गया ना, तो ये स्पेसिफिक उन्होंने इंटेलिजेंस बोला था। तो ये क्या है, ये टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें कि फर्स्ट फैक्टर है जनरल फैक्टर, सेकंड है स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये थे हमारे यूपी टेक पेपर 1 के 30 क्वेश्चन सीडीपी के। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। एंड यस, थैंक यू।